आप सबको मेरा नमस्कार। अभी हम लोग एक सिंपल क्वेश्चन पेपर करेंगे 2021-22 के लिए क्लास 9 सोशल साइंस कोड 087 टर्म 1 के लिए जो नवंबर दिसंबर में होगा आपका। तो इसके जो इंस्ट्रक्शंस हैं आप पढ़ सकते हैं। तो हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 1 है द फ्रेंच रिवोल्यूशन टुक प्लेस इन, कि फ्रेंच रिवोल्यूशन कब हुआ था। तो ध्यान दीजिएगा, फ्रेंच रिवोल्यूशन हुआ था 1789 को। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस इज, फ्रांस का नेशनल एंथम क्या है। तो फ्रांस का नेशनल एंथम है मार्सेलीज। ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा, मार्सेलीज जो है फ्रांस का नेशनल एंथम है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज अनट्रू अबाउट द थर्ड स्टेट। थर्ड स्टेट के लिए अनट्रू कौन सी स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन नंबर ए देखिए, द थर्ड स्टेट वाज मेड ऑफ द पुअर ओनली। तो जो थर्ड स्टेट था उसमें केवल पुअर थे ऐसा नहीं है, जो नोबेलिटी थे और जो क्लर्जी थे वो फर्स्ट और सेकंड स्टेट में हुआ करते थे। तो थर्ड स्टेट में बाकी जो लोग थे, जैसे कि कोई डॉक्टर हुआ, इंजीनियर हुआ, कोई बिजनेसमैन हुआ, ये सब आते थे। तो इसीलिए इसका ऑप्शन यही गलत है, क्योंकि थर्ड स्टेट में बाकी लोग भी शामिल रहते थे और बाकी सब जो है ना ये सही है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है हाउ डज अ सब्सिस्टेंस क्राइसिस हैपन, सब्सिस्टेंस क्राइसिस कैसे हुआ था। तो सब्सिस्टेंस क्राइसिस हुआ था कि जब ग्रेन का स्कार्सिटी हो गया था, अनाज कम हो गया था, बेड हार्वेस्ट के कारण, ख़राब खेती के कारण, और खाद्यान्न पदार्थ जो फूड प्राइसेस थे उनकी कीमतें काफ़ी बढ़ गई थी और जो गरीब थे वो ब्रेड नहीं खरीद पा रहे थे। साथ ही साथ उस समय लोगों के शरीर वीक होने लगे थे, बीमारी होने लगा था, डेथ होने लगा था, और यहाँ तक कि फूड के लिए रॉइट्स माने दंगे भी होने लगे थे। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, लबदेबक। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन मेनलैंड इज, इंडियन मेनलैंड का जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है वो कौन सा है। तो ये हमको मालूम है कि यह कन्याकुमारी। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि इंडिया इज द ब्लैंक लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू एरिया। तो एरिया के हिसाब से इंडिया जो है वर्ल्ड में कितने नंबर पे आता है। तो ये 7वें नंबर पे आता है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 है कि इन हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज दैट इंडिया है। इंडिया में कितने स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं। तो याद रखिएगा, इंडिया में 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं अभी करेंटली। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि द नदर्न प्लेन्स हैज बीन फॉर्म्ड बाई द इंटरप्ले ऑफ 3 मेजर रिवर सिस्टम्स, नेमली जो नदर्न उत्तरी प्लेन्स हैं, उत्तरी मैदान है ना, वो किन किन बड़े बड़े रिवर सिस्टम से मिलकर बने हुए हैं। तो याद रखिएगा, गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु, जिसको इंडस बोलते हैं इंग्लिश में, है ना। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, द इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि ब्लैंक इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। तो याद रखिएगा, डेमोक्रेसी में ही जो रूलर होते हैं वो इलेक्ट किए जाते हैं पब्लिक के द्वारा। तो इसका आंसर जो है डेमोक्रेसी हो जाएगा, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल, विद द पीपुल, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कि फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच ओनली दोज हु आर इन पावर एंड देयर सपोर्टर्स आर बेनिफिटेड एंड एक्सक्लूड्स माइनॉरिटीज एंड वीकर सेक्शन इज कॉल्ड, कि ऐसे प्रकार का गवर्नमेंट जिसमें जो पावर में होते हैं और जो उनको सपोर्ट करते हैं उन्हीं को फ़ायदा होता है, और जो माइनॉरिटी होते हैं और जो कमज़ोर तबके होते हैं उनको अलग कर दिया जाता है। तो इस प्रकार का जो गवर्नमेंट होता है डिक्टेटरशिप। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ दैट डेमोक्रेसी टेक्स इन अवर टाइम इज दैट ऑफ। तो कौन से प्रकार का डेमोक्रेसी आज हमारे समय में सबसे ज़्यादा चलता है। तो ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, जिसमें पीपल जो है वोट करके अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं। तो इसका ऑप्शन भी सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं कि डेमोक्रेसी इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग बिकॉज, कि डेमोक्रेसी से जो डिसीजन मेकिंग है, निर्णय लेने का जो क्वालिटी है ना, वो इंप्रूव होता है। क्योंकि ऑप्शन ए बोलता है डिसीजंस आर टेकन ओनली बाय कंसल्टेशन एंड डिस्कशन, क्योंकि जो डिसीजन लिए जाते हैं वो कंसल्टेशन से, सबके सहमति से और डिस्कशन से, सबके साथ वाद विवाद करके, विचार विमर्श करके लिया जाता है। तो इसका ऑप्शन यही सही हो जाएगा, है ना। बाकी जो ऑप्शन है कि डिसीजंस आर टेकन बाय एजुकेटेड पीपल, ये तो डेमोक्रेसी में नहीं होता। डिसीजंस आर टेकन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, में भी नहीं होता। और ऑल डिसीजंस आर मेड बाय जुडिशरी, ये भी नहीं होता। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं कि द कंस्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कब अडॉप्ट किया था। तो ये 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया था। तो इसका ऑप्शन भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इन टू इफेक्ट ऑन, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो इफेक्ट में कब आया। तो ये आया 26 जनवरी 1950 को। तो इसका ऑप्शन भी सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 देखते हैं। तो 15 है कि द कॉन्स्टिट्यूशन बिगिंस विद द शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ इट्स बेसिक वैल्यूज, व्हाट इज इट कॉल्ड।
जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो एक 60 स्टेटमेंट से शुरू होता है। इसको क्या बोलते हैं, तो इसको प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, है ना, प्रस्तावना है ये संविधान का। जिसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग डेज इज सेलिब्रेटेड टू मार्क द इन्फोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन का इन्फोर्समेंट हुआ या लागू हुआ उसको किस डे के रूप में मनाया जाता है, तो उसको हम लोग रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं, क्योंकि उसी दिन से इंडिया जो है रिपब्लिक बना। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं कि व्हाट इज़ द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर विलेज। तो पालमपुर विलेज में जो मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी था वो फार्मिंग था। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मॉडर्न फार्मिंग मेथड। तो नीचे दिए गए में मॉडर्न फार्मिंग मेथड कौन सा है, तो ऑप्शन ए बोलता है कि फार्म मशीनरी लाइक ट्रैक्टर्स, ट्यूबवेल्स, बिल्कुल यही है कि ट्यूबवेल्स और ट्रैक्टर्स को यूज़ करना ही मॉडर्न फार्मिंग मेथड है। सेकंड बोलता है यूज ऑफ HYV सीड्स, ये भी है कि जो उन्नत सीड्स हैं, जो डेवलप्ड जो सीड्स हैं उनको यूज करना मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स है। यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर को यूज करना भी मॉडर्न फार्मिंग मेथड है। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आप दीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विथ। जो व्हाइट रेवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट है वो किससे जुड़ा हुआ है, तो याद रखिएगा ग्रीन रेवोल्यूशन जो है ना वो ग्रेन के प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ है, जैसे कि मेन व्हीट हो गया या राइस हो गया। लेकिन जो व्हाइट रेवोल्यूशन है ना वो मिल्क के प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ है। तो इसका ऑप्शन भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द प्राइमरी सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर में कौन सा इंक्लूड होगा, ये मैन्युफैक्चरिंग बोलता है। तो मैन्युफैक्चरिंग जो है सेकेंडरी सेक्टर में आता है, टूरिज्म और कम्युनिकेशन टर्सरी सेक्टर में आता है, लेकिन माइनिंग जो है ना वो प्राइमरी सेक्टर में आता है। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, माइनिंग। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल कैन बी मेड थ्रू। जो ह्यूमन कैपिटल है या मानव संसाधन है उनमें जो इन्वेस्टमेंट है वो किसके द्वारा होगा, ए एजुकेशन, शिक्षा के द्वारा, बिल्कुल सही है। बी ट्रेनिंग, ट्रेनिंग के द्वारा भी सही है। मेडिकल केयर, ये भी सही है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, ऑल द थ्री। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 देखते हैं कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स फेसेस द प्रॉब्लम ऑफ सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट जो है कौन सा सेक्टर का प्रॉब्लम है, तो ये एग्रीकल्चर सेक्टर का प्रॉब्लम है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 देखते हैं कि व्हाट इज़ द एम ऑफ सर्व शिक्षा अभियान। तो सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या है, तो देखिए उसका उद्देश्य है कि जो एज ग्रुप है 16 to 14 ईयर्स के जो बच्चे हैं उनको एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड करना। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, टू प्रोवाइड एलिमेंट्री एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप 16 to 14 ईयर्स। अब क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, तो बोलता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द सेकेंडरी सेक्टर। तो सेकेंडरी सेक्टर में कौन सा इसमें से जुड़ा हुआ है, इंक्लूड है। तभी हमने समझा है कि मैन्युफैक्चरिंग जो है ना सेकेंडरी सेक्टर में आता है। ठीक है। सिंपल क्वेश्चन पेपर क्लास 9 सोशल साइंस में सेक्शन बी पे आ चुके हैं, जिसमें 22 से आपको 18 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 जो है ना वो असर्शन और रीजन के ऊपर बेस्ड है। तो असर्शन बोलता है कि इन 1805 नेपोलियन बोनापार्ट क्राउन हिमसेल्फ एम्परर ऑफ फ्रांस। तो 1805 में नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने आप को फ्रांस का एम्परर बना लिया था। तो ये गलत है, क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने आप को 1804 में फ्रांस का एम्परर बनाया था। तो असर्शन तो गलत हो गया। रीजन देखते हैं कि इनिशियली मैनी सा हिम अ लिबरेटर हु वुड ब्रिंग फ्रीडम फॉर द पीपल। शुरू में लोगों ने एक लिबरेटर के रूप में उसको देखा जो लोगों के लिए फ्रीडम लाएगा। तो रीजन तो सही है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ए इज रॉन्ग बट आर इज करेक्ट। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 26 से देखिए, तो 26 से बोलता है कि फॉलोइंग इमेज ध्यान से देखिएगा आप लोग, इज अ वेरी सिग्निफिकेंट टू द फ्रेंच रेवोल्यूशन, आइडेंटिफाई द इवेंट, है ना। तो ये जो इमेज है देखिए इसमें हथकड़ी टूटा हुआ है। तो ये जो हथकड़ी टूटा हुआ है ना वो फ्रेंच रेवोल्यूशन में एक सिम्बोलिज्म का काम करता था, और ये है कि द एक्ट ऑफ बिकमिंग फ्री, है ना, ये आज़ाद होने के एक्ट को बताता था। तो इसका ऑप्शन भी सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, तो द ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड टुक प्लेस बिटवीन यूरोप द अमेरिकास एंड। जो ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड होता था वो यूरोप, अमेरिका और किसके साथ होता था, तो अफ्रीका के साथ होता था, क्योंकि अफ्रीका से ही जो निगरो लोग थे उनको स्लेव बना के ले जाया जाता था। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं कि हु अमंग द फॉलोइंग हैव रिटन द बुक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट को लिखने वाला राइटर कौन है, तो ये हैं जीन जैकब्स रूसो, है ना। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम हैव कॉमन फ्रंटियर्स विथ। तो ये जो स्टेट्स हैं उनके कॉमन फ्रंटियर किसके साथ हैं, तो नेपाल के साथ हैं। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, बोलता है द टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पासेस थ्रू 8 इंडियन स्टेट्स। तो देखिएगा कि जो टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है इंडिया से पास ही नहीं होता है, तो सदर्न हेमिस्फीयर से पास होता है। और भारत में जो पास होता है वो टॉपिक ऑफ कैंसर है, तो ये फॉल्स हो जाएगा, है ना।
क्वेश्चन नंबर हम लोग 31 देखते हैं कि इंडिया एंड श्रीलंका आर सेपरेटेड बाय द पाक स्टेट। बिल्कुल, पाक स्टेट से ही इंडिया और जो श्रीलंका है वो सेपरेटेड हैं, तो ये ट्रू हो जाएगा 31 का ये। अब क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, द हाईएस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट इज। तो ईस्टर्न घाट का जो हाईएस्ट पीक है वो महेंद्रगिरी है, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, ये भी एसर्शन रीजन क्वेश्चन है, तो इसमें बोलता है एसर्शन में कि इन इंडिया पीपल इलेक्ट देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव्स। बिल्कुल सही है, लोग यहाँ पे वोट देके अपना रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं। रीजन बोलता है कि इंडिया इज ए डेमोक्रेसी, तो रीजन भी सही है, मतलब बहुत सही है, और साथ ही साथ रीजन जो है ना वो एसर्शन को सही ढंग से एक्सप्लेन कर रहा है, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अब क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, व्हाट डज अ कैंडिडेट नीड बिफोर कंटेस्टिंग इलेक्शंस इन चाइना। तो चाइना में इलेक्शन कंटेस्ट करने के पहले कैंडिडेट को क्या चाहिए। तो चाइना में वन पार्टी सिस्टम है, सबसे पहले पार्टी है, बाद में इलेक्शन और बाकी चीज़ें हैं, तो उनको अप्रूवल ऑफ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी चाहिए, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं कि फॉलोइंग कार्टून वाज ड्रॉन ऑन द सेलिब्रेशन ऑफ 50 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस बेस्ट सिग्निफाइज दिस कार्टून। तो इस कार्टून को आप वीडियो को पॉज करके ध्यान से देखिएगा, तो इसमें लिखा है कि लोगों की जो एक्सप्रेशंस थे डेमोक्रेसी को लेके, है ना, और क्या क्या हुआ वो चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेंड है, ठीक है, और लिखा है यहाँ पे 50 ग्लोरियस ईयर्स। तो देखते हैं ऑप्शन कौन कौन सा है। तो ऑप्शन ए बोलता है कि ड्यूरिंग द 50 ईयर्स द कॉमन मैन हैज सीन डिफरेंट लीडर्स एंड प्राइम मिनिस्टर्स। ये तो इस कार्टून से पता नहीं चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो लोगों के एक्सप्रेशंस लिखे हुए हैं। बी बोलता है कि कॉमन मैन डज नॉट केयर अबाउट द अचीवमेंट्स ऑफ 50 ईयर्स बाय इंडियंस। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि कॉमन मैन ही सबसे ज़्यादा सफ़र करता है और उसी को अचीवमेंट का सबसे ज़्यादा फायदा भी होता है। सी बोलता है कि कॉमन मैन इज टायर्ड ऑफ लिसनिंग टू द सेम रिपीटेड वर्ड्स बाय डिफरेंट लीडर्स ड्यूरिंग 50 ईयर्स। बिल्कुल, गरीबी हटाओ, शिक्षा बढ़ाओ, है ना, लिंगिक भेद हटाओ, जेंडर इक्विटी लाओ, ये सब सुनते सुनते कॉमन मैन का कान जो है पक चुका है, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग मैच द फॉलोइंग पे आ गए हैं। देखिए, आपके एग्जाम में आपके स्कूल जो एग्जाम कंडक्ट करेगा उसमें हो सकता है कि इसी के ऊपर 4 ऑप्शन दे दे, मतलब 4 से 4 क्वेश्चन बन जाएगा इसमें। तो सबसे पहले देखिए मोतीलाल नेहरू। तो मोतीलाल नेहरू ने क्या किया था, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म किया था, प्रिपेयर किया था 1928 में, है ना, तो ये 36 का डी हो जाएगा। बी आर अम्बेडकर जो थे चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, तो इसका सी हो जाएगा। और राजेंद्र प्रसाद जो थे वो प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, ये हो जाएगा 38 का। और 39 का जो थी सरोजिनी नायडू, है ना, वो मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, तो 39 का बी हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या मिला, 36 का डी, 37 का सी, 38 का ए और 39 का बी। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग मैच द फॉलोइंग में आ चुके हैं नेक्स्ट में, जो 40 से 43 है। तो 40 नंबर है स्मॉल फार्मर्स। तो जो छोटे किसान होते हैं उनको बारो करना पड़ता है मनी अपना कैपिटल अरेंज करने के लिए, तो 40 का बी हो जाएगा। उसके बाद हेवी मशीन्स जो है ना ये फिक्स्ड कैपिटल होते हैं, तो ये डी हो जाएगा। लेबर जो है, लेबर वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लेबर जो एक फैक्टर है प्रोडक्शन का। और डेयरी जो है ना ये नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में आता है, तो 43 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन 44 है, व्हिच वन फ्रॉम द फॉलोइंग इज द प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटीज़। नीचे दिए गए में से कौन सा प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटीज़ में आता है। तो इसमें ऑप्शन है फॉरेस्ट्री, तो फॉरेस्ट्री तो आता ही है। पोल्ट्री फार्मिंग, ये भी प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटी है। एनिमल हस्बेंड्री, ये भी प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटी है। मैन्युफैक्चरिंग जो है ना ये सेकेंडरी एक्टिविटी है, सेकेंडरी सेक्टर एक्टिविटी है, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 को बोलता है कि स्टडी द फॉलोइंग हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर टेबल एंड आंसर करेक्टली। तो देखिए यहाँ पे एक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर टेबल दिया हुआ है, तो इसको ज़्यादा ध्यान देने के बजाय सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। स्टेटमेंट 1 है कि नर्सिंग पर्सनल नंबर्स इंक्रीज बिटवीन 2013 एंड 2017। तो देखिए यहाँ पे जो नर्सिंग प्रोफेशनल के जो नंबर हैं वो 2013 में 23,44,241 था और 2017 में 28,78,182 था, ठीक है ना। तो ये तो इंक्रीज हुआ ही है, तो ये सही है। दूसरा देखते हैं कि रजिस्टर्ड डॉक्टर्स इन मेडिकल काउंसिल डिक्रीज इन 2017 एज कम्पेयर टू 2013। तो 2013 के कंपेयर में 2017 में जो है ना मेडिकल डॉक्टर्स का जो नंबर है डिक्रीज हुआ है। तो देखिए यहाँ पे जो रजिस्टर्ड डॉक्टर्स है वो 17,982 हो गया 2017 में, और 2013 में कितना था ये 45,106 था, तो ये डिक्रीज हुआ है। तो देखते हैं ऑप्शन कौन कौन सा है। तो देखिए इसमें बोलता है कि ए स्टेटमेंट 1 अलोन करेक्ट, नहीं दोनों स्टेटमेंट सही है। बी स्टेटमेंट 2 अलोन करेक्ट, दोनों सही है। सी देखते हैं स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 46 से देखते हैं, तो ये बोलता है कि द वर्क फोर्स पॉपुलेशन इंक्लूड्स पीपल फ्रॉम 15 टू 59 ईयर्स। बिल्कुल सही है, जो वर्क फोर्स पॉपुलेशन होता है वो 15 से 59 ईयर्स के बीच में होता है, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सिंपल पेपर सोशल साइंस क्लास 9 टर्म 1
के लिए सेक्शन सी पे आ चुके हैं। बेसिकली ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें 2 केसेस हैं और हर केस में आपको 6 क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें से 5 सॉल्व करने हैं। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। तो ये पहला जो केस है वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के ऊपर है। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाज ए पीरियड ऑफ टाइम इन फ्रांस व्हेन द पीपल विथड्रू द मोनार्की एंड टूक कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन वो समय था फ्रांस में जहाँ पे लोगों ने मोनार्की को ख़त्म किया और गवर्नमेंट के कंट्रोल को खुद के ऊपर लिया। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन लास्टेड 10 ईयर्स फ्राम 1789 टू 1799 और फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है ना 10 साल तक चला, 1789 से 1799 तक। इट बिगेन ऑन जुलाई 14, 1789 व्हेन रिवॉल्यूशनरीज स्टॉर्म्ड अ प्रिजन कॉल्ड द बास्टिले। तो इसका शुरुआत हुआ है जुलाई 14, 1789 को जब रिवॉल्यूशनरी ने एक प्रिजन को तोड़ दिया जिसका नाम था बास्टिले। अब क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन 47 बोलता है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्टेड आफ्टर। तभी हमने पढ़ा कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है ना शुरू होता है जब रिवॉल्यूशनरी ने स्टाम्प किया प्रिजन को जिसको बास्टिले बोलते थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब चलिए आगे पढ़ते हैं और फिर क्वेश्चन करेंगे। तो आगे है बिफोर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन 18th सेंचुरी द पीपल ऑफ फ्रांस वर डिवाइडेड इनटू सोशल ग्रुप्स कॉल्ड स्टेट्स। और इसके पहले फ्रेंच रिवॉल्यूशन के पहले 18th सेंचुरी में जो फ्रांस के लोग थे वो डिवाइड थे सोशल ग्रुप्स में जिसको स्टेट से बोलते थे। द फर्स्ट स्टेट इंक्लूडेड द क्लर्जी चर्च लीडर्स। फर्स्ट स्टेट में चर्च लीडर या क्लर्जी थे और सेकंड स्टेट्स इंक्लूड द नोबल्स। सेकंड में नोबल्स थे और थर्ड स्टेट्स इंक्लूड द कॉमनर्स और थर्ड स्टेट में कॉमनर्स लोग रहते थे। तो क्वेश्चन नंबर 48 इसी के ऊपर बेस्ड है। तो बोलता है कि 18th सेंचुरी फ्रेंच सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू। तो 18th सेंचुरी फ्रेंच सोसाइटी जो था ना वो 3 स्टेट में डिवाइड था। तो इसका ऑप्शन भी सही हो जाएगा। अब चलिए आगे पढ़ते हैं। तो आगे देखिए मोस्ट ऑफ द पीपल वेयर मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट्स। द थर्ड स्टेट पेड मोस्ट ऑफ द टैक्सेस व्हाइल द नोबिलिटी लिव्ड लाइव्स ऑफ लग्जरी एंड गॉट ऑल द हाई रैंकिंग जॉब्स। जो 2 थर्ड स्टेट थे वही सबसे ज़्यादा टैक्स पे करते थे, उसमें सबसे ज़्यादा लोग रहते थे और जो नोबिलिटी थे वो काफ़ी लग्जरी में रहते थे और सबसे ज़्यादा जो हाई रैंकिंग जॉब्स है उन्हीं को मिलते थे। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन लुइस 16 वाज द किंग। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 49 इसी के ऊपर बेस्ड है। तो हु वाज द किंग ऑफ फ्रांस एट द टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन। तो टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन के ऊपर लुइस 16 जो थे वो किंग थे। तो इसका आंसर भी सही हो जाएगा। अब आगे पढ़ते हैं। तो देखिए बोलता है कि लुइस 16 बिलोंग्स टू द बार्बन डायनेस्टी। तो लुइस 16 जो थे ना वो बार्बन डायनेस्टी से थे। तो इसके आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो लुइस 16 बिलोंग्स टू द ब्लैंक डायनेस्टी, तभी हमने पढ़ा वो बार्बन डायनेस्टी के थे। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब चलिए आगे पढ़ते हैं। तो आगे देखिए ड्यूरिंग द रिवॉल्यूशन ही वाज रिमूव्ड फ्रॉम पावर एंड रिवॉल्यूशनरी क्रिएटेड अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड डिक्लेयर्ड द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स। तो इस रिवॉल्यूशन के दौरान उनको पावर से हटा दिया गया और एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया और एक डिक्लेरेशन होता है राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स का। द टाइम पीरियड ऑफ 1793-94 इन फ्रेंच हिस्ट्री इज नोन एज द रेन ऑफ टेरर बिकॉज ऑफ क्रूरल रूल ऑफ रोबेस्पियर। ठीक है ना। तो जो टाइम पीरियड है 1793-94 का फ्रेंच हिस्ट्री में उसको रेन ऑफ टेरर के नाम से जाना जाता है क्योंकि वहाँ पे रोबेस्पियर का एक बहुत ही क्रूर रूल होता था। हाउएवर आफ्टर 1999 नेपोलियन बोनापार्ट रोज टू पावर एंड क्राउन हिमसेल्फ एज द एम्परर ऑफ फ्रांस इन 1804। और 1999 के बाद में नेपोलियन बोनापार्ट जो थे वो पावर पे आ जाते हैं और अपने आप को राजा घोषित कर देते हैं फ्रांस का 1804 में। अब चलिए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 51 है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइम पीरियड इज नोन एज द रेन ऑफ टेरर इन फ्रेंच हिस्ट्री। तो अभी हमने समझा कि 1793 और 94 जो है ना उसको रेन ऑफ टेरर के नाम से जाना जाता है फ्रेंच हिस्ट्री में। ये देखिए यहाँ पे है ये 1793 और 94। ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब क्वेश्चन 52 देखते हैं। तो 52 है कि व्हेन डिड नेपोलियन डिक्लेयर हिमसेल्फ एज द एम्परर ऑफ फ्रांस। कि नेपोलियन ने अपने आप को फ्रांस का एम्परर कब डिक्लेयर किया। तो ये डिक्लेयर किया उन्होंने 1804 को। तो ऑप्शन भी सही हो जाएगा इसका। सिंपल पेपर सोशल साइंस टर्म 1 क्लास 9th में अभी हम लोग केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में सेकंड क्वेश्चन पे आ चुके हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है कि द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया कैन बी ग्रुप्ड अंडर द फॉलोइंग 6 मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन्स। ठीक है ना। तो जो फिजिकल फीचर है इंडिया का उसको 6 बड़े फिजियोग्राफिक डिवीजन में डिवाइड किया जा सकता है। द हिमालयन माउंटेन्स, द नॉर्दर्न प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लेट्यू, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, द कोस्टल प्लेन्स, द आइलैंड्स। ठीक है। ये समझ में आ गया। 6 डिवीजन यहाँ पे बताया हुआ है। द हिमालयन माउंटेन्स, द हिमालयास आर यंग कोल्ड माउंटेन्स विच आर द loftiest and one of the most rugged mountain barriers of the world। ठीक है। तो हिमालयन माउंटेन जो होते हैं ये सबसे जवान माउंटेन है और ये सबसे ज़्यादा रग्ड माउंटेन बैरियर है वर्ल्ड में। द हिमालयास आर 2400 किलोमीटर लॉन्ग एंड 400 किलोमीटर 250 किलोमीटर वाइड फ्रॉम कश्मीर टू अरुणाचल प्रदेश रिस्पेक्टिवली।
द हिमालयास हैव 3 parallel ranges in the longitudinal extent north to south, namely Great or Inner Himalayas, also called Himadri, Middle Himalayas or Himachal, Outer Himalayas or Shivaliks. The Himalayas can be divided into 4 sections from west to east. तो देखिए इसमें हिमालयस को बताया गया है कि नॉर्थ साउथ में इसको ग्रेट और इनर हिमालयस बोला जाता है, जिसका नाम हिमाद्री है। मिडिल हिमालयस को हिमाचल बोला जाता है, आउटर हिमालयस को शिवालिक बोला जाता है। उसके बाद इसको 4 सेक्शन में वेस्ट टू ईस्ट में डिवाइड किया गया है। पंजाब हिमालयास बिटवीन इंडस एंड सतलज, इंडस और सतलज के बीच में जो हिमालयास है उसको पंजाब हिमालयास। फिर कुमायूं हिमालयास बिटवीन सतलज एंड कौली, नेपाल हिमालयास बिटवीन काली एंड तीस्ता, और असम हिमालयास ईस्टर्न हिमालयास बिटवीन तीस्ता एंड द ब्रह्मपुत्र। अब क्वेश्चन नंबर 53 बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन इन इंडिया। तो देखिए अभी मैंने पढ़ा है कि फिजियोग्राफिक डिवीजन जो है इंडिया में वो नदनरन प्लेन से है, पेनिनसुलर प्लेट्यू भी है, द ग्रेट इंडियन डिजर्ट भी है। जो नहीं है वो ग्रेट ग्रासलैंड है। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 54 है कि लेंथ ऑफ हिमालयन माउंटेन रेंज, जो लेंथ है हिमालयन माउंटेन रेंज का अभी हमने देखा है कि वो 2400 किलोमीटर है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं कि हिमालयास आर एक्सटेंडेड बिटवीन कश्मीर एंड ब्लैंक स्टेट्स इन इंडिया। तो कश्मीर से हिमाचल प्रदेश तक ये जो है ना हिमालयास एक्सटेंड होते हैं, फैले हुए हैं, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं कि नेपाल हिमालयास इज लोकेटेड बिटवीन विच 2 रिवर्स। तो जो नेपाल हिमालयास है वो काली और तीस्ता रिवर के बीच में है, तो बिटवीन काली एंड तीस्ता हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है कि आउटर हिमालयास सदर्न मोस्ट आर आल्सो कॉल्ड। तो जो आउटर हिमालयास है उसको क्या बोलते हैं, उसको शिवालिक्स बोलते हैं, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है कि द हिमालयास आर नोन एज, हिमालय को कैसे जाना जाता है। तो ये नया माउंटेन है, यंग माउंटेन है, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यंग फोल्ड माउंटेन्स। सिंपल पेपर क्लास 9 सोशल साइंस टर्म 1 के लिए हम लोग सेक्शन डी पे आ चुके हैं, जो कि मैप बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। इसमें क्वेश्चन 59 है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द फ्रेंच सिटी मार्क्ड इन द मैप। कि यहाँ पे देखिए फ्रांस का एक मैप बना हुआ है, उसमें जो सिटी मार्क्ड किया गया है वो कौन सा सिटी है। तो ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सिटी पेरिस है, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, पेरिस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मैप बेस्ड में वो है 60 नंबर, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द शेडेड रीजन इन द गिवन इंडिया मैप। तो जो इंडिया मैप है इसमें जो रीजन है ये कौन सा है। तो देखिए साउथ में है, और ये जो इलाका है वो डेक्कन का इलाका कहलाता है, तो ये डेक्कन प्लेट्यू होगा। तो इसका ऑप्शन जो है डी हो जाएगा आंसर, डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। आप लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए, और कमेंट करके बताइए क्या और क्या देखना चाहते हैं आप। वीडियो देखने के लिए हमेशा की तरफ आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।